पिछले क्लास तक हम लोगों ने यूरोप राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा किया था हम लोगों ने। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जो सहायक तत्व हैं उसकी चर्चा हो रही थी और वहीं पर वीडियो पॉज हो गया था। आज हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हुए कि यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के जो हमने अवधारणाएं स्पष्ट की थी, राष्ट्रवाद का मतलब ही बताया था हमने कि राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम। आपकी किताब में एक और चीज़ दिया गया है जो कि पिछली कक्षा में छूट गया था कि ये लगाव या ये प्रेम या राष्ट्र के प्रति सोच की जो भावना है वो ज़रूरी नहीं है कि केवल एक आधार पर हो। जैसे किसी के प्रति ये भावना भाषा के आधार पर हो सकती है, तो किसी के प्रति ये भावना धर्म के आधार पर हो सकती है, नस्ल के भी आधार पर हो सकती है। मतलब अपने देश से लगाव जो है भाषा के प्रति, नस्ल के प्रति, नागरिकता के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर आपको लगाव अपने देश के प्रति हो सकती है या राष्ट्रवाद की भावना आ सकती है। ये पहला पॉइंट। राष्ट्रवाद को लेकर के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि छूट गया था वो बताना था। एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा, अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा किसने दी थी, तो नाम याद रखिएगा, ये जो दार्शनिक थे ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक। और इनका नाम जो था वो था अनसर्ट रेनन। अनसर्ट रेनन, इसको कॉपी में कहीं उतार जरूर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था कि फ्रांसीसी दार्शनिक अनसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में, ये समय भी याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा इन्होंने दी थी। सवाल पूछ देता है कभी कभी कि वो कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा अनसर्ट रेनन, जिन्होंने राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी थी। कब दी थी? 19वीं शताब्दी में दी थी। वे कहाँ के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के दार्शनिक थे। ये पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रवाद की कल्पना चित्रों के माध्यम से किसने की थी? राष्ट्रवाद की कल्पना चित्रों के माध्यम से किसने की थी? तो वो भी एक फ्रांसीसी कलाकार ही थे, फ्रांसीसी कलाकार ही थे। और ये कलाकार जो थे राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित किया था, अपने कल्पना के रूप में प्रदर्शित किया था। और इनका नाम जो था वो सॉर्यू था। ये दो नाम आपको याद रखना है। 19वीं शताब्दी में अनसर्ट रेनन, फ्रांसीसी दार्शनिक, जिन्होंने राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी, और चित्रों के माध्यम से कल्पना के आधार पर राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने का प्रयास फ्रांसीसी कलाकार सॉर्यू ने की थी। ये दो चीज़ याद रखने के बाद अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और जहाँ से छोड़ा गया था राष्ट्रवाद में विकास के सहायक तत्व, उस ओर चलते हैं। पहले पॉइंट को हमने समझाया था पुनर्जागरण के फलस्वरूप या उसके बाद उत्पन्न स्थिति। हमने बताया था कि जब आपके ज्ञान में, जब आप जागरूक होइएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप अपने अधिकारों के बारे में सोचिएगा, और जब आप अधिकारों की मांग कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि उस समय जो स्थिति उत्पन्न होगी उसी को विद्रोह या टकराव की स्थिति कहेंगे। फ्रांस में कुछ यूं ही उत्पन्न हुआ। लुई 16वां, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि 1789 फ्रांस की क्रांति के आदर्श। फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, उस समय इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा चर्चित नारा था। और वो नारा क्या था? वो नारा था स्वतंत्रता, वो नारा था समानता का, और वो नारा था बंधुत्व का। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा जो था फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। जब लोग जागरूक हुए, पुनर्जागरण काल कब सा? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, पिछली कक्षा में बता चुके हैं। पुनर्जागरण के काल में ज्ञान में वृद्धि हुई, लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों की चर्चा करने लगे, और तब जाकर के अपने गुलामी से आज़ादी पाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के बाद समानता, और समानता के बाद बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। और इन्हीं नारों के साथ फ्रांस के जो लोग थे, जो जनता थी, जो लुई 16वां उस वक्त का एक शासक था फ्रांस का, जो कि बिल्कुल निरंकुश शासक था। अगर सवाल आ जाए कि 1789 की क्रांति के समय शासक कौन था फ्रांस का, तो उसका नाम था लुई 16वां। और ये निरंकुश का मतलब होता है बाबू जिस पर कोई अंकुश ना हो, उस शासक को हम कहते हैं निरंकुश, बेलगाम शासक, जो अपने मन से कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता उससे परेशान हो रही है या नहीं। तानाशाही के रूप में जो लगातार शासन किया जाता है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, उसे हम निरंकुश कहते हैं। तो सवाल 1789 के क्रांति
के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। ये दूसरा पॉइंट है और यहाँ से राष्ट्रवाद के विकास में 1789 की क्रांति जो है वह भी बहुत बड़ा सहयोग और एक सहायक तत्व के रूप में काम आई। तीसरा है बाबू नेपोलियन का सैन्य अभियान। देखो नेपोलियन के बारे में हम लोग नेपोलियन पूरे युग के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से नेपोलियन 1799 में पहले काउंसलर बन करके आता है, उसके बाद 1804 में सम्राट बनता है, फिर 1804 में जो है नेपोलियन कोड की उसने स्थापना की। 1815 में किस प्रकार नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में और उसको सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाकर रखा जाता है और किस प्रकार 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तमाम मुद्दों पर पूरे नेपोलियन युग के बारे में हम इसमें ही चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो नेपोलियन का सैन्य अभियान था, नेपोलियन पहले काउंसलर बनता है फ्रांस का, फिर शासक बनता है, उसने कई अच्छी नीतियाँ अपनाई, टैक्स को कम किया, जनता को लुभाने का प्रयास किया, जनता के मन में राज करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक जो स्थिति उत्पन्न हो गई, पूरे जगत को जीत लेना है, यह स्थिति और यह मनोभाव कहीं ना कहीं नेपोलियन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन ये जो नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था, इस सैन्य अभियान के कारण ही जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में इसने बड़ा एक सहायक भूमिका अदा की और यह भी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व के रूप में गिना जाता है। और चौथा है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। हमने लिखा है, समझाया भी था शायद, पता नहीं। मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि यूरोप के अंतर्गत ही आता है और यहाँ के चांसलर का नाम जो था वो मेटरनिख था। बड़ा ही प्रतिक्रियावादी था और इसकी नीति बड़ा प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है जो कि सुधार का विरोधी हो। जो चीज़ जैसे चली जा रही है वो उसी माफिक चली जाए, किसी प्रकार का उसमें सुधार ना हो, और अगर सुधार कोई करे तो उसका वो विरोध करे, ऐसे व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी व्यक्ति कहते हैं। और इस तरीके की नीतियां को प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख कुछ यूं ही इसी प्रकार का व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि राजतंत्र की समाप्ति हो, वो नहीं चाहता था कि लोकतंत्र का स्थापना हो, और इसी प्रकार से वो अपनी जो राजतंत्रात्मक नीतियां थीं या राजतंत्र की जो पद्धति थी वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता था। और इसलिए मेटरनिख की ये जो प्रतिक्रियावादी नीति थी यह भी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत जो है वो एक सहायक भूमिका अदा की। तो ये 4 पॉइंट, पुनर्जागरण के बाद उत्पन्न स्थिति, 1789 की क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये 4 पॉइंट्स जो थे वो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में एक सहायक तत्व के रूप में सहायक भूमिका अदा किए। इसके बाद हम सीधे चलते हैं 1789 की क्रांति को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज है, तो 1789 की क्रांति के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर 1789 की ये जो फ्रांसीसी क्रांति जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सबसे अहम रोल प्ले किया है वो आखिर है क्या। सबसे पहले हम ये समझ लें कि फ्रांस में उस वक्त राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक यानी कि राजा का शासन था। राजा कौन था उस समय का? तो लुई 16वां था। कैसा राजा था? तो बिल्कुल निरंकुश राजा था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, बेलगाम हो, वो शासक निरंकुश कहलाता है। फ्रांस में 1789 की ईस्वी में शासन राजतंत्रात्मक थी। राजा लुई 16वां था। सवाल आ जाता है कि ये लुई 16वां किस वंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का। सवाल यह भी आता है कि क्रांति के पहले वहाँ कौन से राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का। क्रांति के समय जो राजा था लुई 16वां वो किस वंश से संबंध रखता था? तो बुर्बो वंश। सवाल किसी तरीके से आए, घबराना नहीं है। उस वक्त क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के समय यानी कि 1789 के समय समाज 3 वर्गों में विभक्त था। 3 वर्ग कौन कौन? तो पहला वर्ग जो था ये पादरी का था, दूसरा वर्ग जो था ये कुलीन का था और तीसरा वर्ग निम्न और साधारण वर्ग था। इन 3 वर्गों में समाज को विभक्त किया गया था, बांटा गया था और पहले और दूसरे वर्ग को छूटें दी जाती थी, उनको सुविधाएं दी जाती थी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था या नाम मात्र का लिया जाता था। लेकिन ये जो तीसरा वर्ग था, निम्न वर्ग और साधारण वर्ग के लोगों से तमाम टैक्स का बोझ इन्हीं के ऊपर था। सारी जो जनता थी, निम्न वर्ग के, साधारण वर्ग के या तीसरे वर्ग के लोग, केवल टैक्स देने की सारी जिम्मेवारी, सारा बोझ इनके ऊपर था, जिससे जनता काफ़ी निराश और आक्रोशित होते रहती थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तीनों वर्गों में काफ़ी असमानता थी, क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग से जो था सुविधा ज़्यादा दी जाती थी लेकिन टैक्स इनसे नहीं या कम मात्रा में ली जाती थी। लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों को ना तो वैसी कोई सुविधाएं दी जाती थी लेकिन टैक्स के नाम पर सबसे अधिक उगाही इन्हीं से की जाती थी और जनता बिल्कुल त्रस्त थी। तीनों वर्गों में काफ़ी असमानता थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक ध्यान रखिएगा कि ये जो लुई 16वां था, फ्रांस का उस समय का राजा जो था लुई 16वां, उसकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था, जो कि मैरी एंटोनेट ये राजकुमारी थी। कहाँ की थी? तो ये राजकुमारी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कभी कभी सवाल आता है कि मैरी एंटोनेट कौन थी? तो ये लुई 16वां की पत्नी थी और ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। दूसरा महत्वपूर्ण
चीज़ यहाँ पर देखिए कि फ्रांस में जो था 175 वर्षों से स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं हुई थी। स्टेट्स जनरल उसी प्रकार से समझिए जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद चुन करके भेजा है। वो सांसद का काम आपके क्षेत्र के विकास, आपके क्षेत्र की समस्याओं को जब लोकसभा में बैठक हो या लोकसभा की सभा लगे वहाँ पर आपके क्षेत्र की समस्याओं को उठाना है। अगर लोकसभा की बैठक ही ना हो या वहाँ पर वो सारे सांसद कभी बैठे ही ना, तो क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं जो है उसका निराकरण हो सकता है? कभी नहीं। कुछ यूं ही यहाँ भी फ्रांस में भी जो स्टेट्स जनरल नाम से जो उनकी एक संस्था थी या यूँ कह सकते हैं स्टेट्स जनरल जो सभा थी जिसमें कि तमाम जो प्रतिनिधियों की एक बैठक होती थी, वो बैठक लगभग 175 वर्षों से नहीं हुई थी। और 175 वर्षों से बैठक नहीं होने के कारण जनता अपनी समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से त्रस्त थी, कोई सुनने वाला नहीं था। और ऊपर ही हमने बताया कि तीनों वर्गों में काफ़ी असमानता थी और इस असमानता को समझने और दूर करने का प्रयास कभी किसी ने किया ही नहीं। जनता लगातार आक्रोशित होती गई। अब क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, इससे वो परेशान थे और परेशान होकर के स्टेट्स जनरल की जगह पर अब ये लोग नेशनल असेंबली का गठन करने लगे। जो तीसरे वर्ग के लोग थे, हमने बताया कि लगातार टैक्स उन पर अधिक वसूला जा रहा था, इससे वो परेशान हो गए और स्टेट्स जनरल की जगह पर उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। और जब उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया तो जो सरकार, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ चल रही थी, लुई 16वां निरंकुश जो शासक था, उसे जब इस बात की जानकारी पड़ी तो उसने नेशनल असेंबली के गठन करने वाले लोगों को एक एक करके बंदी बनाने लगा। और बंदी बनाने के बाद उसको एक बास्तील नाम का किला था और इस बास्तील नाम के किले पे उन सब को बंद कर दिया। इसकी जानकारी जब आम जनता को हुई, आम जनता के बीच आक्रोश उत्पन्न हुआ और आक्रोश इतना बढ़ा कि जनता ने विरोध करना शुरू किया। विरोध इस तरीके का किया कि उस बास्तील के किले को ही जनता ने क्या कर दिया, ढा दिया। और इसे ही जिस दिन बास्तील के किले को ढाया गया और वहाँ जो लोग, जो नेशनल असेंबली के गठन करने वाले लोग थे, उनको छुड़ाया गया। और इस घटना को ही हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और आपको तारीख याद होनी चाहिए कि वो तारीख जो थी, वो तारीख 14 जुलाई 1789 की तारीख थी। 14 जुलाई 1789 को ही बास्तील के किले को जो है ढा दिया गया और फ्रांस की क्रांति की जो तारीख हो गई वो 14 जुलाई 1789। इसीलिए हम कहते हैं कि 1789 में ही फ्रांस की जो है वो क्रांति हुई थी। तो कुल मिलाकर फ्रांस की क्रांति के बारे में एक बार हम फिर से अगर समझ लें तो आप यहाँ शुरू में आइए और देखिए फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कैसा शासन था, तो राजतंत्रात्मक शासन था। उस समय का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। कैसा था, तो निरंकुश था। समाज कितने वर्गों में बटा था, 3 वर्गों में बटा था। लुई 16वां किस वंश से ताल्लुक़ रखता था, बुर्बो वंश से। लुई 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था। समाज जो 3 वर्गों में विभक्त था उसमें पहला वर्ग पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा निम्न या साधारण वर्ग के लोग थे। तीनों वर्गों में काफ़ी असमानता थी। फ्रांस में 175 वर्षों से स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं हुई थी और नहीं होने के कारण जो जनता तीसरे वर्ग की थी उन पर टैक्स का बोझ लगातार अधिक हो गया था। इससे वो परेशान होकर के क्या किए कि स्टेट्स जनरल की जगह पर इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। और विरोध इतना हुआ कि राजा ने नेशनल असेंबली के गठन करने वाले लोगों को बंदी बनाकर बास्तील के किले में कैद कर लिया। और इसकी जानकारी जब जनता को पड़ी तो 14 जुलाई 1789 को पूरे जनता ने बास्तील के किले को ढा दिया और वहाँ के जनता जो कि नेशनल असेंबली के गठन करने वाले लोग थे उनको छुड़ा लिया। और इसी घटना को ही हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के समय 2 तारीख और लिखा था। 1789 के बारे में तो आप लोग समझ गए। 1830 और 1848 ये जो 2 तारीख हमने लिखा है, ये फ्रांस में 2 और क्रांतियाँ हुई थी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। फिलहाल इसको आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1789 के बारे में अगर आप समझ गए हैं बेहतर तरीके से तो आप उसकी चर्चा या उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लुई 16वां के पहले एक और राजा हुआ था फ्रांस में, लुई 14वां। कभी कभी सवाल ये आ जाता है इसलिए मैंने इसको लिख लिया। और इसने एक बात कही थी कि मैं ही राज्य हूँ। और इसी तरीके से सवाल आ जाता है कि मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था, तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। कहाँ का वो शासक था, तो लुई 14वां फ्रांस का ही शासक था जो कि लुई 16वां के पहले था, लुई 14वां। तो कुल मिलाकर के फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने बेहतर तरीके से समझा। अब आपको समझ में आया या नहीं आया इसकी आप ज़रूर जानकारी हमें देंगे। परिणाम क्या हुआ, कभी भी कोई भी अगर क्रांति या कोई भी घटना होती है तो उसका कुछ परिणाम होता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है। हम अगर विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगी। अब वो निष्कर्ष क्या निकला, तो लुई 16वां जो था निरंकुश शासक था, उसकी राजशाही का अंत हो गया। जनता जीत गई, राजा हार गया, लुई 16वां हार गया और राजतंत्र के जगह पर स्थापना जनतंत्र की हो गई। और राष्ट्रवाद का प्रसार यूरोप में, पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ही शुरुआत की थी यूरोप में राष्ट्रवाद की।
ये 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव थे। एक निरंकुश राजा लुई 16वां की राजशाही का अंत, राजशाही का अंत हुआ तो लोकतंत्र की स्थापना यानी कि जनतंत्र की स्थापना हुई, और राष्ट्रवाद के प्रसार में पूरे यूरोप में फ्रांस की क्रांति ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जिससे इटली, जर्मनी, प्रसा तमाम जो जगह थे वहाँ के लोग भी इससे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ साथ अपने यहाँ भी इन्होंने क्रांति की शुरुआत की, और राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कई देशों में होते गई। कुछ तारीख हमने यहाँ पर लिखा है। फ्रांस की क्रांति 1789 में, और संविधान का निर्माण हुआ 1791। सवाल कभी आ जाता है कि फ्रांस में संविधान का निर्माण कब हुआ? तो जब क्रांति 1789 में हुई, लुई 16वां की राजशाही का अंत हो गया, जनतंत्र की जब स्थापना हुई, तो जनतंत्र की स्थापना के बाद जो है संविधान की चर्चा हुई, और 1791 में उस संविधान की स्थापना हुई। 1793 एक ऐसा समय था जो लुई 16वां को गिलोटिन यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। सवाल कभी आता है कि लुई 16वां जो कि 1789 की क्रांति के समय हार गया, उसको क्या किया गया? तो 1793 में इसको गिलोटिन, एक जो फांसी देने की जो मशीन हुआ करती थी, यानी कि फांसी पर लटका दिया गया 1793 में। तो पूरे फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने यहाँ समझा। आपको समझ में आया या नहीं बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसको जरूर 1 बार से 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा।